गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, माय शेफ अभिषेक कुमार। आज हम लोग डीसी मशीन्स एंड ट्रांसफार्मर का लेक्चर नंबर 15 कवर करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था आर्मेचर रिएक्शन के बारे में। आर्मेचर रिएक्शन के कंसेप्ट को हमने डिटेल से समझा था और आर्मेचर रिएक्शन की वजह से आपके इलेक्ट्रिकल मशीन में, डीसी मशीन पे क्या असर पड़ता है वो हमने देखा था। आज उसके बाद का पोर्शन हम लोग कवर करेंगे। आर्मेचर रिएक्शन हमने देखा था, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि आर्मेचर रिएक्शन होने के बाद यानी आपके आर्मेचर कंडक्टर्स में जो करंट फ्लो होता था उसके वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स बना और उस मैग्नेटिक फ्लक्स का असर, उस मैग्नेटिक फ्लक्स का इम्पैक्ट जब आपके मेन फील्ड फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे पड़ा तो वहाँ वो कंसेप्ट आर्मेचर रिएक्शन होता था। हमने देखा कि आर्मेचर रिएक्शन की वजह से बहुत सारे असर हुए आपके डीसी मशीन में और आर्मेचर रिएक्शन होने की वजह से आपका मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस MNA शिफ्ट हो गया एक फॉरवर्ड एंगल थीटा से इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और इस शिफ्टिंग के वजह से भी आपके आगे चल के जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वो हमने देखा। तो अब आगे चल के हम लोग देखेंगे आर्मेचर रिएक्शन होने के बाद और उसके बाद की चीज़ों को हम लोग आज कवर करेंगे आज के लेक्चर में। तो हमने देखा था कि आर्मेचर रिएक्शन होने के वजह से आपके मशीन में MNA यानी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस की शिफ्टिंग हुई। जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन जब तक इवन था, यानी जब तक हम लोग एज्यूम करके चलते थे कि आर्मेचर के कंडक्टर्स में फ्लो होने वाले करंट की वजह से जो फ्लक्स है यानी आर्मेचर फ्लक्स है उसका असर जब तक मेन फील्ड फ्लक्स पे नहीं है तो हम लोग एज्यूम करके चलते थे कि आपके मेन फील्ड फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इवन है, होमोजेनस है और अनडिस्टॉर्टेड है। उस केस में हमने देखा था कि आपका GNA और MNA कॉन्साइड करता था। लेकिन जैसे ही आर्मेचर रिएक्शन का असर आया, आपके आर्मेचर कंडक्टर्स में करंट फ्लो होना शुरू हुआ, तो आर्मेचर कंडक्टर में करंट फ्लो हुआ, उसका अपना मैग्नेट आर्मेचर कंडक्टर्स का अपना मैग्नेटिक फ्लक्स बना और उस मैग्नेटिक फ्लक्स का जब असर आपके मेन फील्ड फ्लक्स पे पड़ा तो हमने देखा कि आपके मेन फील्ड फ्लक्स के का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पे असर पड़ा। उसमें हमने देखा था क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ने आपके वेव के शेप को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ने आपके मेन फील्ड फ्लक्स के MMF को कम करने की कोशिश की। तो अल्टीमेटली ये दोनों असर हमने देखा था। आज उसके आगे की चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हमने देखा था पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था, हमने सिंपल मशीन को लेके चला था और सिंपल मशीन में हम लोग इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पोल्स को लेके चलते थे। और इसमें होता क्या था कि आपका आर्मेचर, सिलिंड्रिकल आर्मेचर इस मशीन में प्लेस रहता था। और ये सिर्फ इजी टू अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग इस तरह का एग्जांपल लेके चल रहे हैं जहां परमानेंट मैग्नेट है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकता है, सेम चीजें उसमें अकर होंगी, इसलिए नॉट टू बी कंफ्यूज्ड, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें हम लोग एग्जांपल के लिए परमानेंट मैग्नेट की मशीन को शो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में मेनी मशीन्स में अपनी ज़रूरत के हिसाब से और फ्लक्स डेंसिटी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लेके चलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। अगर इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी रहे तो सेम चीज़ें होंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इसमें हम लोग वाइंडिंग को इस तरह से रखेंगे, ठीक है। आपके राइट हैंड कर्व रूल के हिसाब से वाइंडिंग में जब करंट इस तरह से फ्लो होगा तो नॉर्थ इधर बनेगा और जब इस तरह से फ्लो होगा तो इसका नॉर्थ इधर बनेगा, यानी अपने आप इस पोल का साउथ इधर बनेगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ जो कंडक्टर्स प्लेस है, हम लोग कह सकते हैं यहाँ हम लोग वाइंडिंग्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि इधर जो कंडक्टर्स हैं ये इस तरह से राइट हैंड कर्व रूल के हिसाब से अगर हमें नॉर्थ बनाना है तो हमें कंडक्टर्स को इस तरह से प्लेस करना होगा, यानी यहाँ सारे कंडक्टर्स में डॉट होगा और यहाँ सारे कंडक्टर्स में क्रॉस होगा। इस तरह मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। सेम यहाँ भी थोड़ा सा बिगर साइज में मैं बना देता हूँ। तो यहाँ फील्ड कॉइल्स को जो हमने प्लेस किया उनके कंडक्टर्स हैं आपके मेन फील्ड फ्लक्स को क्रिएट करने के लिए आपके पोल कोर पे जो हमने कंडक्टर्स को प्लेस किया। अब डेफिनेटली हमें राइट हैंड कर्व रूल के हिसाब से इधर अगर नॉर्थ बनाना है तो यहाँ आपका फिंगर्स इंडिकेट कर रहा है कि इस कॉइल में करंट का डायरेक्शन क्या होगा और यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ आउटवर्ड होगा, बोर्ड से आउटवर्ड यानी डॉट, और यहाँ इनवर्ड
यानी क्रॉस, सो दैट कि नॉर्थ बनेगा। यहाँ के कंडक्टर्स पे भी सेम फेनोमेनन अकर होगा, और यहाँ भी हमने देखा कि इस तरह करेंगे हम लोग तो इधर आपका नॉर्थ बन रहा है, यानी डेफिनेटली मशीन में अंदर की तरफ साउथ बनेगा। तो हमने राइट हैंड कर्व रूल के हिसाब से अपने फिंगर्स के डायरेक्शन को देखा, तो हम लोग यहाँ क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं कि यहाँ डॉट होगा और यहाँ क्रॉस होगा। तो इस तरह सेम है, चाहे इस मशीन से शो करें हम लोग या इस मशीन से शो करें, मेन है आपको कंसेप्ट समझना है आर्मेचर रिएक्शन और उसमें चल के होता क्या है, उसके बाद क्या होता है, और फर्दर हम लोग कंप्यूटेशन प्रोसेस को भी हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर्स में, ठीक है। अब यहाँ होता क्या है कि हमने देखा था कि जब तक फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इवन था, होमोजेनस था, यानी जब तक हमने एज्यूम करके चला कि आपके मशीन में तो जाहिर है आर्मेचर कंडक्टर्स में जब कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो आर्मेचर का अपना मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बना है, तो आपका मेन फील्ड फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन एकदम होमोजेनस और इवन है। हम लोग इस तरह से डिजाइन करते हैं मेन फील्ड फ्लक्स को कि हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल होमोजेनस हो पूरे स्पेस में, फ्लक्स डेंसिटी इवन हो, हर तरफ एक जैसी फ्लक्स डेंसिटी हो, आपके पूरे मशीन में पूरा फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होमोजेनस हो। हम लोग इस तरह से मशीन को डिजाइन करते हैं, और इसी कारण से मैंने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ाया था आप लोगों को कि हम लोग पोल शो को देते हैं आपके पोल कोर के आगे, सो दैट कि इस पूरे स्पेस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करने की, फ्लक्स के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को करने की कोशिश करें। तो इस तरह आपका अनडिस्टर्ब्ड मेन फ्लक्स था, यानी जब फ्लक्स पे आर्मेचर रिएक्शन का, आर्मेचर एमएमएफ का कोई असर नहीं पड़ा था, तब का सिचुएशन था। पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ दोनों पोल के सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको हम लोग उसको हम लोग पोलर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि सेंटर ऑफ नॉर्थ पोल से सेंटर ऑफ साउथ पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसको हम लोग पोलर एक्सिस बोलते हैं। पिछले लेक्चर में ये चीजें हम लोग देख चुके हैं, दिस इज योर पोलर एक्सिस, और डेफिनेटली इससे परपेंडिकुलर जो लाइन है ज्योमेट्री के हिसाब से, ज्योमेट्री के हिसाब से इससे परपेंडिकुलर जो लाइन है दैट इज योर जीएनए। दोनों सेम मशीन है, बस एग्जांपल के लिए आपके अंडरस्टैंडिंग को इजी बनाने के लिए हमने परमानेंट मैग्नेट शो कर दिया है, और एक हमने आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले मशीन को हमने शो कर दिया है, लेकिन चीजें वही होंगी, फेनोमेनन वही होगा, आपको कंफ्यूजन न हो इसलिए दोनों मशीन को मैंने यहाँ बना दिया है। अब होता क्या है कि हम लोगों ने देखा था कि फ्लक्स लाइन और फ्लक्स के परपेंडिकुलर लाइन जो होता है हमेशा ध्यान में रखना है, पहला ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस हम लोग लेके चल रहे हैं। ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस का मतलब क्या है कि सबसे पहले हमने दोनों पोल्स के सेंटर को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ली, दैट इज पोलर एक्सिस। ये क्या है आपकी ज्योमेट्री के हिसाब से, पोलर एक्सिस ये क्या है आपकी ज्योमेट्री के हिसाब से है, और ज्योमेट्री के हिसाब से ही इस पोलर एक्सिस के परपेंडिकुलर जो हमने लाइन लिया वो जीएनए है, ये भी आपका जीएनए है। लेकिन आपके लाइन ऑफ फ्लक्स के परपेंडिकुलर जो लाइन होता है वो एमएनए होता है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं ये चीज। आपके लाइन ऑफ फ्लक्स के परपेंडिकुलर जो लाइन है वो आपका एमएनए होता है। यहाँ क्या है, इस केस में जीएनए और एमएनए कोइंसाइड कर रहा है, इस केस में जीएनए और एमएनए यानी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और जीएनए यानी ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस कोइंसाइड कर रहा है। ये आपका एमएनए और जीएनए कोइंसाइड कर रहा है क्योंकि फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन एकदम होमोजेनियस है, इवन है, और इसमें कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं है, आर्मेचर फ्लक्स का कोई भी असर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने ये चीजें देखी थी। अब इसमें होता क्या था कि आगे चल के जब हमने देखा इसमें तो हमने निकाला, पहले तो हमने लिया था कि सिर्फ मेन फील्ड फ्लक्स का असर, मेन आपके फ्लक्स का असर हमने देखा था, मेन फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को हमने देखा था, मेन फ्लक्स के एमएमएफ के डिस्ट्रीब्यूशन को और मेन फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को हमने इन मशीन्स में देखा था, जब तक आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर फ्लक्स का असर इस मेन फ्लक्स पे नहीं था, ठीक है। अब हम लोग आएंगे जब इसके कंडक्टर्स में करंट फ्लो होना शुरू होगा तब क्या होगा, ठीक है। तो यही मशीन, सेम मशीन, इजी टू अंडरस्टैंडिंग के लिए और जल्दी ड्रॉ करने के लिए परमानेंट मैग्नेट का एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान में रखना है कि फेनोमेनन एक ही होगा, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेट वाली मशीन हो या परमानेंट मैग्नेट वाली मशीन हो, सब में दोनों में वही चीजें हो रही होंगी, ठीक है। तो सेम उस मशीन में इस तरह आपका फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है जो मेन फील्ड फ्लक्स है, अब हम लोग देख लेंगे आर्मेचर कंडक्टर्स और उन पे होने वाले असर को। आर्मेचर कंडक्टर्स और उन पे होने वाले असर को अब हम लोग देखेंगे।
उसी तरह दिस इज योर पोलर एक्सिस और पोलर एक्सिस के परपेंडिकुलर ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस और अगेन लाइन ऑफ फ्लक्स के परपेंडिकुलर योर मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, यानी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आर्मेचर कंडक्टर्स पे। तो सपोज दैट हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि आपका आर्मेचर इस तरह से रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के हिसाब से। अब यहाँ पे कंडक्टर्स को हम लोग देख लेंगे। तो कंडक्टर्स थोड़े बड़े साइज में बना देता हूँ। इस तरह कंडक्टर्स, आर्मेचर जो सिलेंड्रिकल आर्मेचर है, सिलेंड्रिकल आर्मेचर को इधर से हम लोग विजुअलाइज कर रहे हैं तो सर्कल के फॉर्म में दिख रहा है और इस तरह आपके कंडक्टर्स प्लेस हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर, एक होमोजेनस मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर जो आपका मेन फील्ड फ्लक्स है। अब हुआ क्या कि आर्मेचर हमारा रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। डेफिनेटली फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से आर्मेचर कंडक्टर्स में ईएमएफ इंड्यूस होगा और पिछले क्लासेस में हम लोग देख चुके हैं और इंड्यूस्ड ईएमएफ का हम डायरेक्शन निकाल लेते हैं। पिछले क्लास में हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन निकाला था फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को लगा के। यहाँ भी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई कर दीजिए। तो जो कंडक्टर्स यहाँ पे हैं वहाँ आपका इंडेक्स फिंगर इंडिकेट कर रहा है नॉर्थ पोल, नॉर्थ फ्लक्स के नॉर्थ पोल का डायरेक्शन। तो फ्लक्स इधर है, आपका थंब इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन जो यहाँ पे टेंजेंशियल होगा यहाँ के कंडक्टर्स पे, यहाँ टेंजेंशियल यानी अपवर्ड होगा क्योंकि क्लॉकवाइज मोशन है। तो यहाँ के कंडक्टर पे टेंजेंशियल फोर्स लगेगा जो हमारा थंब इंडिकेट कर रहा है ये अपवर्ड होगा और तब हमारा मिडिल फिंगर इंडिकेट कर रहा है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो फर्दर सर्किट कंप्लीट होने के बाद जो करंट फ्लो होगा तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वही डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो भी होगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है इनवर्ड यानी बोर्ड के इनवर्ड जा रहा है और इनवर्ड को हम लोग क्रॉस से इंडिकेट करते हैं। तो सिमिलरली हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि आपका मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जो है वो सेपरेटिंग पॉइंट है जहां से हम लोग देख सकते हैं कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के लेफ्ट साइड में जितने भी कंडक्टर्स हैं वो क्लियरली नॉर्थ पोल के प्रभाव में हैं और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस से राइट साइड जितने भी कंडक्टर्स हैं वो साउथ पोल के प्रभाव में हैं। यहाँ इस केस में मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस कोइंसाइड कर रहा था, लेकिन जैसे ही आर्मेचर रिएक्शन का असर आएगा अब एमएनए और जीएनए कोइंसाइड नहीं करेगा, ये हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, तो जितने भी कंडक्टर्स आपके मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस से लेफ्ट साइड हैं तो जाहिर है वो नॉर्थ पोल के प्रभाव में है और सब में इस तरह से अंदर की तरफ जाता हुआ ईएमएफ इंड्यूस होगा और अंदर की तरफ जाता हुआ करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब उसी तरह इसके मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के राइट साइड में जितने भी कंडक्टर्स उनमें साउथ पोल का प्रभाव है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा के हम लोग चेक कर सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं अगर इस कंडक्टर को हम लोग इस कंडक्टर को स्टडी में लें, इस कंडक्टर को के रेफरेंस में हम लोग लेके चलें तो इस कंडक्टर पे क्या हो रहा है, क्योंकि क्लॉकवाइज मोशन है तो डेफिनेटली यहाँ पे इस कंडक्टर पे टेंजेंशियल फोर्स अभी लग रहा होगा जो डाउनवर्ड होगा और आपके फ्लक्स का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ इस तरह से है। हमारा इंडेक्स फिंगर फ्लक्स का डायरेक्शन में है, हमारा थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन में है और हमारा मिडिल फिंगर इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आगे चल के डायरेक्शन ऑफ करंट भी होगा। तो ये आउटवर्ड है, यानी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के राइट साइड में जितने भी कंडक्टर हैं जो साउथ पोल के प्रभाव में हैं उनमें आउटवर्ड करंट फ्लो हो रहा है और इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन भी आउटवर्ड है। तो इस तरह हमने इसे डॉट से इंडिकेट कर दिया। ये सारी चीजें हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, अब हमने देखा था कि होता क्या था कि इन कंडक्टर्स में चूंकि करंट फ्लो कर रहा है तो जाहिर है इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ होने के बाद सर्किट कंप्लीट है तो करंट फ्लो कर रहा है तो जाहिर है करंट फ्लो करेगा तो इन आर्मेचर कंडक्टर्स का अपना मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा, अपना एमएमएफ क्रिएट होगा और इसी को हम लोग बोलते हैं आर्मेचर फ्लक्स। और आर्मेचर फ्लक्स का असर जब मेन फील्ड पे होता है तो हम लोग बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। इन चीजों को हम लोग पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने देखा था इंडिविजुअल सबका अपना मैग्नेटिक फ्लक्स बनता था। हम लोग राइट हैंड कर्व रूल के हिसाब से डायरेक्शन निकाल सकते थे कि जैसे ये इनवर्ड जा रहा है, क्रॉस है, करंट का डायरेक्शन इनवर्ड है तो हमारा फिंगर्स इंडिकेट कर रहा है उसके चारों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन किस तरह से रहेगा। उस तरह यहाँ जो आपके
मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के राइट साइड जितने कंडक्टर हैं जो साउथ पोल के प्रभाव में हैं, उनमें करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड है, करंट का डायरेक्शन की तरफ हम थंब रखेंगे तो राइट हैंड कर्व रूल से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा फिंगर्स इंडिकेट कर रहा है कि इस तरह एंटी क्लॉकवाइज सर्कल्स में वहां पे एमएमएफ या मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। इस तरह हम लोगों ने इंडिविजुअल हर एक कंडक्टर का मैग्नेटिक फ्लक्स देखा था पिछले क्लास में, और फिर कंबाइन इफेक्ट में हमने देखा था। तो एक्चुअली में कंबाइन इफेक्ट इन मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होगा, तो कंबाइन इफेक्ट होगा इन मैग्नेटिक फ्लक्स का, जिसे मैं रेड से इंडिकेट कर देता हूं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आर्मेचर कंडक्टर्स के वजह से जो क्रिएट होंगे उनका कंबाइन इफेक्ट कुछ इस तरह से होगा सर्कल्स में, और इनका इस तरह से सर्कल्स में इस तरह से कंप्लीट पाथ होगा। और डायरेक्शन क्या होगा, तो ये क्रॉस है जो आपके एमएनए के लेफ्ट साइड में जितने कंडक्टर हैं उनमें इनवर्ट करंट जा रहा है, हमने फिंगर को इनवर्ट रखा, क्रॉस है यानी इनवर्ट करंट जा रहा है, तो इस तरह से डायरेक्शन इंडिकेट हो रहा है यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी ये सारा फ्लक्स इस तरह से ट्रैवल करेगा। इस सारा फ्लक्स इस तरह से ट्रैवल करेगा। उस तरह इसमें भी हम लोग राइट हैंड कर्व लगा सकते हैं, इसमें करंट आउटवर्ड जा रहा है, हमको हमने करंट के डायरेक्शन में रखा तो हमारा जो सर्कल्स मिल रहा है, हमारा जो क्लोज पाथ मिल रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी डेफिनेटली इस साइड के कंडक्टर्स का जो पाथ होगा वो इस तरह एंटी क्लॉकवाइज सर्कल्स को कंप्लीट करेगा, इस तरह एंटी क्लॉकवाइज सर्कल्स को कंप्लीट करेगा। और पिछले लेक्चर में हमने देखा था इनका कंबाइन इफेक्ट, इनका कंबाइंड इफेक्ट क्या होता था, तो हमने देखा था कि जब कंबाइंड इफेक्ट इनका पड़ता था तो हमने क्लियरली देखा यहाँ पे पहले केस में देख लीजिए। तो पहले केस में हमने देखा था कि हमारा आर्मेचर एमएमएफ, यहाँ अगर सेंटर पॉइंट O है तो O FM हमारा मेन फ्लक्स का एमएमएफ था, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ अगर सेपरेटली अगर सिर्फ अभी हम लोग आर्मेचर कंडक्टर्स में यानी आर्मेचर फ्लक्स को देखें तो आर्मेचर फ्लक्स का एमएमएफ जो है हमें दिख रहा है। तो यहाँ अगर हम सिलिंड्रिकल आर्मेचर कोर के अंदर देखें तो ये इनवर्ड है, सॉरी डाउनवर्ड है, दोनों तरफ डाउनवर्ड है, ठीक है। तो अंदर में दोनों तरफ डाउनवर्ड है आर्मेचर फ्लक्स का एमएमएफ, ठीक है। वहीं हम लोग देख रहे हैं कि सिलिंड्रिकल ड्रम के आउटवर्ड का जो पोर्शन है, सिलिंड्रिकल ड्रम के आउटवर्ड का जितना भी पोर्शन है वहां पे क्या है, तो अपवर्ड है, आर्मेचर एमएमएफ अपवर्ड है। यहाँ भी इसके बाद का पोर्शन, और एक्चुअली अगर गौर से हम लोग देखें तो अगर हम लोग पोल्स को थोड़ा दूर में बिठाएं, पोल्स को थोड़ा दूर रखें, यहाँ भी अगर हम लोग पोल्स को थोड़ा सा दूर रखें, सपोज दैट आपका पोल यहाँ है, आपका पोल यहाँ है, तो यहाँ क्या होगा हम लोग देख सकते हैं कि आर्मेचर कोर के सिलेंडर और आपके पोल के बीच में जो आपका एरिया आ रहा है वहां पे आपका एमएमएफ, आर्मेचर एमएमएफ का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है। यहाँ भी क्या है, दोनों साइड उसी तरह हो रहा है, आपके आर्मेचर कोर के सिलेंडर और पोल्स के बीच में यानी आर्मेचर कोर के सिलेंडर के बाहर तो अपवर्ड एमएमएफ बन रहा है। यानी दो तरह की चीजें हम लोग देख रहे हैं, आर्मेचर एमएमएफ सिलेंडर के बाहर दोनों साइड में, चाहे इस साइड लें या इस साइड लें, आपके आर्मेचर सिलेंडर के बाहर, आर्मेचर कोर के बाहर अपवर्ड है, वहीं आर्मेचर कोर के अंदर में आपका आर्मेचर एमएमएफ का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ठीक है। और इसी के असर के वजह से फाइनली जो आपके मेन फील्ड फ्लक्स है उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे असर पड़ता है। जब हम इन दोनों का हम लोग कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे, जब इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे, पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं, तो इन दोनों का जब कंबाइंड इफेक्ट होता है तो होता क्या है, अब जब इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होगा तो हम लोग देख रहे हैं कि दो तरह की चीजें यहाँ पे हो रही हैं। दोनों फ्लक्स को हम लोग देखेंगे जो कि एक साथ अब दोनों फिनोमेनन एक साथ अगर होगा, और आपका मेन फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स जब एक साथ, जब आपका मशीन एक्चुअल वर्क में आएगा, एक्चुअली आपका मशीन ऑपरेशन में होगा, तब दोनों चीजें होंगी और दोनों चीजों का असर होगा, दोनों फ्लक्स एक्शन में आएगा। मैग्नेटिक आपका मेन फील्ड फ्लक्स तो एक्शन में है ही,
आर्मेचर फ्लक्स रिएक्शन में आएगा और उनका कंबाइन इफेक्ट हमें दिखेगा। तो हम लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आते हैं हम लोग आउटवर्ड में, यानी आपके आर्मेचर कोर में, ठीक है, एमएनए के लेफ्ट साइड और आपके आर्मेचर कोर से बाहर के पोर्शन में हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, तो आपका मेन फील्ड फ्लक्स जो है आपके आर्मेचर कोर के बाहर में भी मेन फील्ड फ्लक्स तो हमेशा एक ही डायरेक्शन है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मेन फील्ड फ्लक्स तो आपका एक ही डायरेक्शन में, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। लेकिन यहाँ आर्मेचर कोर के बाहर में जो आपका आर्मेचर फ्लक्स है वो कैसे है, ऊपर की तरफ, यानी इस तरह से है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि आर्मेचर कोर के आउटसाइड में आपका आर्मेचर एमएमएफ इस तरह है और मेन फील्ड फ्लक्स का एमएमएफ इस तरह से है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही आएंगे हम लोग अंदर में, यानी आपके एमएनए के लेफ्ट साइड वाला पोर्शन और जो आर्मेचर कोर के अंदर है, यहाँ देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ क्या हो रहा है, अभी भी आपका मेन फ्लक्स तो उसी डायरेक्शन में, हमेशा नॉर्थ से साउथ ही होगा, तो मेन फ्लक्स उसी डायरेक्शन में है। लेकिन यहाँ हम लोग बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि आर्मेचर एमएमएफ अब डाउनवर्ड है, यानी यहीं पर अगर हम लोग देखें तो मेन फील्ड फ्लक्स का एमएमएफ अभी भी उसी डायरेक्शन में है, लेकिन आर्मेचर रिएक्शन के वजह से जो आपका एमएमएफ है वो डाउनवर्ड है, ठीक है। उस तरह आप एमएनए के मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के राइट साइड में आ जाए, लेकिन फिर भी सिलेंडर के अंदर, यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं, तो अभी भी आपका मेन फील्ड फ्लक्स का एमएमएफ उसी डायरेक्शन में है, मेन फील्ड फ्लक्स का एमएमएफ उसी डायरेक्शन में है हमेशा की तरह, और यहाँ पर आपके आर्मेचर फ्लक्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, यानी आपके सिलेंडर के अंदर चाहे एमएनए के लेफ्ट साइड हो या एमएनए के राइट साइड हो, आर्मेचर फ्लक्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। फिर हम लोग आते हैं एमएनए के राइट साइड और कोर के बाहर के एरिया में, तो अभी भी आपका मेन फील्ड फ्लक्स उसी डायरेक्शन में है हमेशा की तरह, लेफ्ट टू राइट ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन के आर्मेचर फ्लक्स का जो एमएमएफ है वो ऊपर की तरफ है, हम देख सकते हैं आउटवर्ड में ऊपर की तरफ है, यानी अगेन इस तरह से आपका मेन फील्ड फ्लक्स का एमएमएफ और ये आर्मेचर का एमएमएफ, तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं। अब इसका कंबाइन असर हम लोग देखेंगे कि मेन फील्ड फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे आर्मेचर रिएक्शन का असर क्या होता है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। अब यहाँ हो क्या रहा है, आपके कंडक्टर्स प्लेस थे, ये आपका ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, और डेफिनेटली ज्योमेट्री के हिसाब से है, हम लोग पोलर एक्सिस के परपेंडिकुलर ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस को लेते हैं, दिस इज योर पोलर एक्सिस, ठीक है। और जो कंडक्टर्स हैं हमारे पहले की तरह कंडक्टर्स इस तरह प्लेस हैं। अब क्या होगा, तो हम लोग देख सकते हैं कि फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे असर पड़ेगा, फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे असर पड़ेगा। अब इन चीजों को हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हो क्या रहा है, यहाँ पे इन चीजों को अगर ध्यान से देखें तो इस साइड का पोर्शन जो हमने अभी भी डिस्कस किया था, आपके सिलिंड्रिकल कोर के बाहर का पोर्शन, यानी आपके एमएनए के लेफ्ट साइड में सिलिंड्रिकल कोर के बाहर के पोर्शन में हमने देखा, तो आपका मेन फ्लक्स और इस तरह आर्मेचर फ्लक्स, यानी जो रिजल्टेंट बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा। फील्ड का रिजल्टेंट हम लोग लेके चल सकते हैं, इन दोनों फील्ड की वजह से जो रिजल्टेंट इधर बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा। अब अंदर की तरफ हम लोग आते हैं, आर्मेचर कोर के अंदर की तरफ, एमएनए के लेफ्ट साइड लेकिन आर्मेचर कोर के अंदर की तरफ। अब यहाँ मेन फ्लक्स आपका इस डायरेक्शन में है और आर्मेचर फ्लक्स इस डायरेक्शन में है, तो डेफिनेटली रिजल्टेंट आपका इधर बनेगा, रिजल्टेंट इधर बन रहा है। अब हम लोग इधर आ जाते हैं, फिर अगेन एमएनए के राइट साइड में लेकिन आर्मेचर कोर के अंदर मेन फील्ड फ्लक्स इधर के डायरेक्शन में और आर्मेचर फ्लक्स नीचे के डायरेक्शन में, इसका भी रिजल्टेंट ऐसे बनेगा। फिर आ जाते हैं हम लोग एमएनए के राइट साइड में ही लेकिन आर्मेचर कोर के बाहर के एरिया में, यहाँ क्या है, आपका मेन फील्ड फ्लक्स इधर है लेकिन आर्मेचर फ्लक्स ऊपर की तरफ बन रहा है, तो इसका रिजल्टेंट इधर बनेगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट एक्चुअल आपका एमएमएफ उस वक्त उस पोजीशन पे जहां है वो शो कर रहा है, ठीक है। अब इसके हिसाब से अगर हम रिजल्टेंट देखेंगे तो डेफिनेटली ये मेन फील्ड फ्लक्स पे आर्मेचर रिएक्शन लग के इसको फ्लक्स को ऊपर उठाना चाह रहा है, आपके आर्मेचर कोर के आउटर वाले पोर्शन में। आर्मेचर कोर के अंदर वाले पोर्शन में मेन फील्ड फ्लक्स पे आर्मेचर रिएक्शन नीचे की तरफ लग के डाउन कर रहा है आपके फ्लक्स को। फिर एमएनए के राइट साइड में भी आपके मेन फील्ड फ्लक्स पे आर्मेचर रिएक्शन नीचे की तरफ लग के आपके एमएमएफ को डाउन कर रहा है, यानी मेन फ्लक्स को डाउन कर रहा है।
और इधर इस सिलेंडर के बाहर अगर वो आ जाते हैं तो फिर आपके मेन फ्लक्स पे आर्मेचर रिएक्शन ऊपर की तरफ लग के फिर ये ऊपर की तरफ उठा रहा है, यानी जो आपका फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इधर उठ गया, इधर डाउन हुआ, फिर ऊपर उठ गया, यानी इस तरह से अंदर डाउन हो रहा है और बाहर जाके फिर इस तरह से उठ रहा है, डाउन हो रहा है फिर इस तरह से उठ रहा है, डाउन हो रहा है इस तरह से उठ रहा है। अब इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है आपके फ्लक्स का। और होता क्या है, हमने पिछले लेक्चर में बहुत क्लियरली देखा था इसको कि फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन जब डिस्टर्ब हो गया और हम लोग क्या करते थे, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस हमेशा लाइन ऑफ फ्लक्स के परपेंडिकुलर लेते थे। तो यहाँ हमने देखा कि लाइन ऑफ फ्लक्स आपका इस डायरेक्शन में हो चुका है, इससे परपेंडिकुलर आपका मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होगा। तो हमने देखा कि जीएनए से मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस अब शिफ्ट कर गया, आप किधर शिफ्ट कर गया, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ। इधर हमने लिया था डायरेक्शन ऑफ मोशन क्लॉकवाइज है, हमने लिया था डायरेक्शन ऑफ मोशन क्लॉकवाइज है आपके आर्मेचर कोर का, आर्मेचर कंडक्टर्स का। तो हमने देखा कि उसी डायरेक्शन में अब आपका एमएनए शिफ्ट कर गया, ये लाइन ऑफ फ्लक्स के परपेंडिकुलर एमएनए होगा, लाइन ऑफ फ्लक्स के परपेंडिकुलर एमएनए। तो एमएनए अब यहाँ शिफ्ट कर गया आपके जीएनए से और इसने एक एंगल बना दिया थीटा एम, और इसी को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड लीड, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही शिफ्टिंग हो गई इसकी। यहाँ तक हम लोग पिछले लेक्चर में बहुत क्लियरली देख चुके थे। लेकिन होगा क्या कि यहाँ पे हमने देखा एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका एमएनए जहाँ रहता है, एमएनए ही सेपरेटिंग पॉइंट है। यानी अगर हम लोग गौर से देखें तो आपका एमएनए जहाँ रहता है, एमएनए के लेफ्ट साइड जितने कंडक्टर हैं वो क्या होते थे, तो आपके नॉर्थ पोल के प्रभाव में रहते थे। एमएनए के राइट साइड जितने कंडक्टर रहते थे वो साउथ पोल के प्रभाव में रहते थे। यानी एमएनए ही सेपरेटिंग पॉइंट है जहाँ कंडक्टर्स में करंट का डायरेक्शन बदलता है। हम लोग तो यहाँ पे होगा क्या कि हम लोग कह सकते हैं कि एमएनए एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से क्रॉस करने के बाद कंडक्टर, अगर हमारा आर्मेचर रोटेट कर रहा है तो जाहिर है कंडक्टर्स भी रोटेट कर रहे हैं, तो एमएनए को क्रॉस करने के बाद हमारे कंडक्टर्स नॉर्थ पोल से शिफ्ट होके साउथ पोल में आ जाते हैं, या अगर नीचे की तरफ देखें तो साउथ पोल से शिफ्ट होके नॉर्थ पोल की तरफ आ जाते हैं। यानी एमएनए ही ऐसा एक पॉइंट है, एक ऐसा एक्सिस है जिससे होता क्या है, जिससे क्रॉस करने के बाद आपके कंडक्टर्स में करंट का डायरेक्शन बदल जाता है। क्योंकि होता क्या है कि एमएनए के लेफ्ट के तरफ जब कंडक्टर है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन कुछ और है, एमएनए के राइट साइड जब घूम के आ जाता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन कुछ और हो जाता है। तो एमएनए को हम लोग इसीलिए एमएनए का नाम हम लोग एक्सिस ऑफ कम्यूटेशन भी देते हैं। आगे चल के हम लोग कम्यूटेशन में उसको और डिटेल से देखेंगे। तब होगा क्या कि एमएनए ही हमने देखा कि एमएनए ही सेपरेटिंग पॉइंट है। एमएनए से लेफ्ट साइड जो कंडक्टर्स होंगे वो नॉर्थ पोल के प्रभाव में रहेंगे, एमएनए से राइट साइड जो कंडक्टर रहेंगे यहाँ के फिगर के हिसाब से साउथ पोल के प्रभाव में रहेंगे। यानी एमएनए से क्रॉस करने पे हम लोग कहेंगे कि अगर कंडक्टर एमएनए को क्रॉस करता है, अगर कंडक्टर अभी एमएनए के लेफ्ट साइड है और क्रॉस करके साउथ आपके एमएनए के राइट साइड चला जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि पहले एमएनए जब कंडक्टर आपके पहले जो कंडक्टर आपके एमएनए के लेफ्ट साइड था तो नॉर्थ पोल के प्रभाव में था, वही कंडक्टर जब एमएनए के राइट साइड आ गया तो साउथ पोल के प्रभाव में है। और हम लोग देखेंगे कि उसका डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बदल गया, इसीलिए हम लोग एक्सिस ऑफ कम्यूटेशन भी बोलते हैं। यानी डेफिनेटली एमएनए के लेफ्ट साइड जो कंडक्टर रहेंगे वो नॉर्थ पोल के प्रभाव में, एमएनए के राइट साइड जो कंडक्टर है साउथ पोल के प्रभाव में। यहाँ एमएनए हमारा शिफ्ट कर गया। अभी फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को देख के हम लोग कह सकते हैं लाइन ऑफ फ्लक्स में एक तरह से अगर देखा जाए तो लाइन ऑफ फ्लक्स के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा मैग्नेटिक पोल वर्चुअली, एक्चुअली तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नेटिक पोल एक्चुअली इस तरह से एक्ट कर रहा हो ऐसा दिखता है। क्योंकि होता क्या है कि लाइन ऑफ फ्लक्स एक्चुअल में नॉर्थ पोल से साउथ पोल होता है। ये हम लोग अगर देखें तो इस तरह से लगता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स अब इस तरह से शिफ्ट कर जाता, आपके पोल से तरह शिफ्ट कर जाते तो शायद ऐसा होता है। एक्चुअली में पोल शिफ्ट तो करते नहीं है, लेकिन ये अपीयर होता है, ऐसा लगता है, वर्चुअली ऐसा दिखता है कि इस तरह से पोल्स रहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। और इसी का नतीजा क्या होता है कि आपके एमएनए से ही डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड होता है। यानी अब हुआ क्या, सबसे बड़ा अंतर यहाँ समझना है। यहाँ जो कंडक्टर्स थे ना, जब आपका एमएनए और जीएनए कोइंसाइड कर रहा था, यहाँ जो कंडक्टर्स थे ये एमएनए के लेफ्ट साइड के कंडक्टर, खासकर ये दोनों कंडक्टर हम लोग गौर करेंगे, ठीक है, क्रॉस है। अब हम लोग इस कंडक्टर पे गौर करते हैं। इस कंडक्टर पे होता क्या है, तो इस कंडक्टर पे हमने देखा कि ये एमएनए से राइट साइड था पहले, जब फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इवन था, जब मेन फील्ड फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इवन था, जब तक हमने आर्मेचर रिएक्शन के असर को यानी कंबाइंड दोनों फील्ड के असर को नहीं देखा था। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे आपके
इस कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन डॉट था यानी आउटवर्ड था, क्योंकि ये आपके एमएनए के राइट साइड था यानी साउथ पोल के प्रभाव में था। अब क्या हो रहा है, आपके एमएनए शिफ्ट कर जाने के बाद अब यही कंडक्टर जो है अब आपके एमएनए के लेफ्ट साइड आ चुका है, और एमएनए के लेफ्ट साइड आने का मतलब अब ये नॉर्थ पोल के प्रभाव में है। तो नतीजा होगा कि नॉर्थ पोल के प्रभाव में है। हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे तो हम लोग देखते थे कि नॉर्थ पोल के प्रभाव में सभी कंडक्टर के प्रभाव में सभी कंडक्टर में क्रॉस आ रहा है, यानी हम लोग देख रहे हैं कि इस आर्मेचर रिएक्शन के असर की वजह से, एमएनए की शिफ्टिंग की वजह से ये कंडक्टर जो पहले नॉर्थ पोल के प्रभाव में था, अब जो पहले साउथ पोल के प्रभाव में था ये कंडक्टर, वो नॉर्थ पोल के प्रभाव में आ गया एमएनए के शिफ्टिंग होने की वजह से, और इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बदल गया। उसी तरह हम लोग ये कंडक्टर को देखेंगे। ये कंडक्टर क्या है, तो पहले जब आपका फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इवन था यानी आर्मेचर रिएक्शन का फेनोमेनन जब नहीं था, आर्मेचर फ्लक्स का असर जब मेन फ्लक्स पे नहीं था, तो आपके एमएनए के लेफ्ट साइड में ये था, और डेफिनेटली एमएनए के लेफ्ट साइड में था तो ये नॉर्थ पोल के प्रभाव में था, और इसमें हमने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा के देखा तो इसमें क्रॉस था यानी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इनवर्ट था। लेकिन वही कंडक्टर सेम कंडक्टर अब इस केस में एमएनए के शिफ्टिंग की वजह से अब क्या हम लोग देखते हैं, तो वो एमएनए के राइट साइड में है, यानी अब साउथ पोल के प्रभाव में, वर्चुअली इस तरह के साउथ पोल के प्रभाव में है। यानी साउथ पोल के प्रभाव में जब हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाते हैं तो यहाँ हमें सारे कंडक्टर्स में जो साउथ पोल के प्रभाव में है डॉट मिलता था। यानी हमने देखा कि एमएनए के शिफ्ट होने की वजह से इन कंडक्टर्स पे असर पड़ा, और जो पहले नॉर्थ पोल के प्रभाव में थे वो साउथ पोल के प्रभाव में आ गए, और जो पहले साउथ पोल के प्रभाव में थे वो नॉर्थ पोल के प्रभाव में आ गए। यानी इन कंडक्टर्स पे बेसिकली असर पड़ रहा है। अब ये असर का हम लोग एक बड़ा इंपैक्ट देखेंगे मशीन पे। तो हमने पिछले केस में देखा था कि इस तरह आपके फ्लक्स के शिफ्टिंग की वजह से आपके आर्मेचर एमएमएफ की भी शिफ्टिंग हो गई। केस में हम लोग देख सकते हैं कि आपका मेन फील्ड फ्लक्स हमेशा की तरह इस डायरेक्शन में हुआ करता था, और इस पे आर्मेचर रिएक्शन का असर हुआ। आर्मेचर रिएक्शन का असर हम लोग देख सकते हैं। तो आर्मेचर रिएक्शन अब जो है यहाँ पे फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे आपके आर्मेचर फ्लक्स को अगर हम लोग देखें तो आर्मेचर फ्लक्स अब इस तरह से हो चुका है। पिछले लेक्चर में भी हम लोग देख चुके हैं, इस तरह क्लोज पाथ बनाए गए आर्मेचर के कंडक्टर्स के चारों ओर आर्मेचर फ्लक्स का इस तरह से क्लोज पाथ बनेगा, हम देख चुके हैं। और राइट हैंड कर्व रूल के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि क्रॉस है तो इसका क्लॉकवाइज सर्कल्स बनेगा, यानी डेफिनेटली इस तरह से क्लॉकवाइज सर्कल बनेगा। रेड से इंडिकेट कर देता हूं, इजी होगा आपके लिए देख पाना। इस तरह आपका क्लॉकवाइज सर्कल्स बनेगा, और इधर कंडक्टर्स में डॉट है इसलिए एंटी क्लॉकवाइज सर्कल्स बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज सर्कल्स बनेगा। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि मेन फ्लक्स का एमएमएफ इस डायरेक्शन में तो है ही, और आर्मेचर के फ्लक्स का डायरेक्शन अब हम देखेंगे। तो आर्मेचर फ्लक्स अब यहाँ पे मशीन के अंदर की तरफ एमएनए के एंटी पैरेलल में आर्मेचर फ्लक्स का डायरेक्शन बन चुका है। मशीन के अंदर में एमएनए के एंटी पैरेलल में इस तरह से आर्मेचर एमएमएफ बन चुका है। अब जाहिर है ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, पोलर एक्सिस है, उससे कोई एंगल ये थीटा बना रहा है, और इससे हम लोग इसको दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। एक आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, इसका हम लोग नाम देते हैं डीमैग्नेटाइजिंग, और एक आपका वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सिस के अलोंग, इसका हम लोग नाम देते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। क्योंकि होता क्या है कि आपका जो मेन फ्लक्स, इसको इधर ड्रॉ कर देते हैं, आपका मेन फील्ड फ्लक्स FM इधर आ रहा था, आपका मेन फील्ड फ्लक्स FM इधर आ रहा था, आपका मेन फील्ड फ्लक्स FM इधर आ रहा था, और
मेन फील्ड फ्लक्स के हिसाब से अभी जो आर्मेचर रिएक्शन का आपके सिलिंड्रिकल कोर के अंदर जो डायरेक्शन है, आपका मेन आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर फ्लक्स नीचे की तरफ है, तो होता क्या था, इसको हम लोग दो कंपोनेंट अगर रिजॉल्व किया, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलावा, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि आर्मेचर फ्लक्स, मेन फील्ड फ्लक्स इधर की तरफ आ रहा है, मेन फील्ड फ्लक्स, और आर्मेचर फ्लक्स का डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है उसके जस्ट अपोजिट में है, यानी मेन फील्ड फ्लक्स मैग्नेटाइज करना चाह रहा है और उसके इफेक्ट को ये कम करना चाह रहा है, यानी डीमैग्नेटाइज करना चाह रहा है, इसीलिए इस कंपोनेंट को हम लोग डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। वहीं हमने देखा कि ये जो है इसका दूसरा वाला कंपोनेंट जो वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो मेन फील्ड फ्लक्स अभी भी उसी डायरेक्शन में है, मेन फील्ड फ्लक्स उसी डायरेक्शन में है, इसका एमएमएफ उसी डायरेक्शन में है, लेकिन ये क्या करता है, इस मेन फील्ड फ्लक्स में ये आर्मेचर फ्लक्स का जो आपका वर्टिकली डाउनवर्ड वाला कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ लग रहा है, यानी इसको कहीं ना कहीं नीचे पुल करना चाहता है, और इसका रिजल्टेंट जो होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा इस तरह से होगा, यानी कहीं ना कहीं आपके मेन फील्ड फ्लक्स को ये नीचे की तरफ ये फ्लक्स लग के उसके शेप को बिगाड़ना चाहता है, उसके शेप को डिस्टॉर्ट करना चाहता है, और इसी का नतीजा ये शेप डिस्टॉर्ट होता है, इसीलिए हमने इसका नाम क्रॉस मैग्नेटाइजिंग दिया, यानी इसके क्रॉस लग के ये ऐसे जा रहा है मेन फील्ड फ्लक्स, ये डाउनवर्ड लग के इस तरह से रिजल्टेंट बनाता है और इसके शेप को डिस्टॉर्ट करता है, इसलिए हमने इसका नाम दिया क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स, और ये आर्मेचर रिएक्शन का डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हमने देखा। अब होगा क्या, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया, अब इस रीडिस्ट्रीब्यूशन को भी हम लोग गौर से देखेंगे, यहाँ तक तो हम लोग पिछले क्लास में देख ही चुके थे, लेकिन इस रीडिस्ट्रीब्यूशन के होने वाले असर को भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो दो चीजें हमें दिखी ना, आर्मेचर एमएमएफ के असर को, आर्मेचर एमएमएफ को जब हमने दो डायरेक्शन में रिजॉल्व किया, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलावा एक वर्टिकल एक्सिस के अलावा, तो हमने देखा कि दो तरह का कंपोनेंट मिल रहा है, एक जो आपके मेन फ्लक्स के प्रभाव को कम करना चाह रहा है, यानी डीमैग्नेटाइज करना चाह रहा है, दूसरा आपके मेन फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को, मेन फ्लक्स के शेप को बिगाड़ना चाह रहा है, यानी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। अब हम लोग देखेंगे कि इस डिस्ट्रीब्यूशन से हमें पता चल जाएगा कि डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करने वाले कंडक्टर्स कौन से हैं, और इसमें क्रॉस मैग्नेटाइजिंग को प्रोड्यूस करने वाले कंडक्टर्स कौन से हैं, उनको हम लोग आइडेंटिफाई करके सेपरेट कर सकते हैं, उनके एम्पियर टर्न्स को फर्दर सेपरेट कर सकते हैं और हम निकाल सकते हैं डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स। तो यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में देख ही चुके थे, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट को रिपीट करना, रिव्यू करना जरूरी था, क्योंकि इससे आगे की सारी चीजें, आगे का कंसेप्ट आपसे जुड़ा हुआ है। कैसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं कि इन कंडक्टर्स में से और उनसे जुड़े हुए टर्न्स, जाहिर है एक टर्न में दो कंडक्टर्स होते हैं, तो इन कंडक्टर्स में कौन से ऐसे कंडक्टर्स हैं जिन कंडक्टर्स की वजह से आर्मेचर फ्लक्स का डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, आर्मेचर रिएक्शन का डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, और इन्हीं कंडक्टर्स में से कौन से ऐसे आर्मेचर कंडक्टर्स हैं जिनके वजह से आर्मेचर रिएक्शन का क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इसी को हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो इसी फिगर को अब रीड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ये आपका मेन फील्ड फ्लक्स का पहले वाला था, इधर से मिटा दिया, इसको इधर बना दिए। अब इसी को हम लोग रीड्रॉ करेंगे। पहले की तरह आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, और आर्मेचर रिएक्शन हो गया, उसके बाद की चीजों को हम देख रहे हैं। सबसे पहले आपका पोलर एक्सिस जो ज्योमेट्री के हिसाब से सेंटर ऑफ नॉर्थ पोल टू सेंटर ऑफ साउथ पोल को ज्वाइन करने वाला लाइन, ज्योमेट्री के हिसाब से इससे परपेंडिकुलर लाइन, इससे परपेंडिकुलर लाइन जो जीएनए है, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस है, ये पोलर एक्सिस है, हम लोग हर बार देख चुके हैं। अब यहाँ हो क्या रहा है कि हमने देखा कि फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से बदल गया आर्मेचर रिएक्शन की वजह से, और इस तरह से सबसे पहले हम सिलिंड्रिकल आर्मेचर कोर को बना लेंगे, सिलिंड्रिकल आर्मेचर कोर। इसके कंडक्टर्स जो पहले थे एज इट इज, कंडक्टर्स को हमने बना लिया। बना लेते हैं। तो इस तरह हमने कंडक्टर्स को भी ड्रॉ कर लिया।
अब होता क्या था कि आपका फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो जाता था आर्मेचर रिएक्शन की वजह से। कंडक्टर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन था हमने देखा था कि एमएनए की शिफ्टिंग हो गई, क्योंकि अब इस लाइन ऑफ फ्लक्स के परपेंडिकुलर है एमएनए, यानी एमएनए अब यहाँ पहुंच चुका है एक पर्टिकुलर एंगल थीटा से, एक पर्टिकुलर एंगल थीटा से शिफ्ट कर चुका है एमएनए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ आर्मेचर कंडक्टर जो इस तरफ था उसी डायरेक्शन में शिफ्ट कर चुका है, अब जीएनए से कोइंसाइड नहीं कर रहा है। और हमने देखा कि यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन इस तरह से है, जो कि एमएनए के लेफ्ट साइड जितने हैं वो नॉर्थ पोल के प्रभाव में है, और एमएनए के राइट साइड जितने साउथ पोल के प्रभाव में है। और इस तरह फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा के हमने डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ हर केस में हमने हर कंडक्टर्स के लिए निकाला था। अब यहाँ पर अगर हम लोग गौर करें ना, तो यहाँ दो तरह से हम लोग देख सकते हैं, ये दो इफेक्ट को प्रोड्यूस करने वाले कंडक्टर्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो एमएनए शिफ्ट हुआ ना थीटा एंगल से, कोई पर्टिकुलर एंगल थीटा से, एक थीटा सेम अपोजिट डायरेक्शन में भी हम ड्रॉ कर लेंगे। ये जिस तरह आपके ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस से एमएनए शिफ्ट हुआ थीटा एंगल से, उतने ही थीटा एंगल से लेफ्टवर्ड भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो डेफिनेटली ये जो एरिया हुआ ना, ये जो एरिया हुआ वो 2 थीटा का एरिया हुआ, उस तरह इधर जो एरिया हुआ वो 2 थीटा का एरिया हुआ, क्योंकि ये थीटा था और एक और लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, तो इस तरह ये थीटा और थीटा ऐड होके 2 थीटा का एरिया हमें मिला। अब हम लोग देखेंगे कि ये दोनों लाइंस ने मिलके ना आपके कंडक्टर को डिवाइड कर दिया सेपरेट सेपरेट पार्ट्स में, यानी एमएनए और एमएनए के ही एंगल पर जो एक और लाइन है, हम लोग इसका कुछ नाम दे देते हैं। सपोज दैट एमएनए को हमने नाम दे दिया, सपोज दैट एमएनए के लाइन को हमने नाम दे दिया ए बी, और इसका नाम हमने दे दिया सी डी, बीच का पॉइंट तो ओ था एज इट इज। अब हमने देखा ना कि यहाँ एमएनए और एमएनए की तरह ही थीटा एंगल पर अपोजिट डायरेक्शन में जो लाइन है, इसके बीच में, यानी हम लोग कह सकते हैं ना कि एओसी का जो रीजन है ना, ये एओसी का रीजन यहाँ थीटा एंगल कवर हो रहा है, और इसके अंदर के ये दो कंडक्टर्स हैं। उस तरह आपका बीओडी का जो एरिया है ना, इसके अंदर ये कंडक्टर्स हैं, और उसी तरह देख सकते हैं सीओबी के अंदर ये कंडक्टर्स हैं और एओडी के अंदर ये कंडक्टर्स हैं। यानी हम लोग देखें तो 4 सेक्शंस में इन दोनों लाइन ने आपके कंडक्टर्स को डिवाइड कर दिया। अब इनको गौर से देखना है, तो अगर इनको हम लोग गौर से देखें ना, तो इन कंडक्टर्स को देखें जो अभी एरिया एओसी के अंदर है, इस कर्व एओसी के अंदर है, इस थीटा वाले एंगल के अंदर है। इनमें अगर हम लोग देखें, अब हम लोग अब हम लोग राइट हैंड कर्व रूल लगा के इनके मैग्नेटिज्म का डायरेक्शन निकाल लें, यानी इन कंडक्टर की वजह से होने वाले मैग्नेटिज्म का अगर हम लोग डायरेक्शन निकालें, तो ये क्रॉस है, इस तरह से हमें मिल रहा है। हमने राइट हैंड कर्व रूल के हिसाब से डायरेक्शन ऑफ करंट क्रॉस जो अंदर की तरफ है उस पे हमने अपने थंब को रखा, और ये फिंगर हमें दिखा रहे हैं कि इस तरह से क्लॉकवाइज सर्कल्स में हमें इनका फ्लक्स मिलेगा, क्लॉकवाइज सर्कल्स में हमें इनका फ्लक्स मिलेगा। तो इसका फ्लक्स का कंबाइन इफेक्ट कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा, और ये क्लॉकवाइज सर्कल्स हैं, ये क्लॉकवाइज सर्कल्स हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी, यानी आपके एमएनए और एमएनए की तरह ही अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही एंगल से बने हुए लाइन, इसके बीच का एंगल के बीच का हम लोग देखें, यानी ये 2 थीटा एंगल जो है, जो बी और डी इनके बीच के जो कंडक्टर्स हैं, ये 2 कंडक्टर्स, इन पे हम लोग देखें इनका भी मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हम लोग निकालें, तो आपके राइट हैंड कर्व रूल के हिसाब से करंट बाहर की तरफ आ रहा है, डॉट है इसलिए करंट बाहर की तरफ आ रहा है, और आपके फिंगर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि इस तरह से सर्कल्स बनेगा जो एंटी क्लॉकवाइज सर्कल्स होगा। यानी इनका जब एमएमएफ बनेगा तो इस तरह से सर्कल्स होंगे, और डेफिनेटली ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कल्स होंगे, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल्स होंगे। अब यहाँ से बहुत बेहतरीन चीज हमें दिखती है। बेहतरीन चीज क्या है
कि जिस तरह हमने देखा था कि यहाँ आर्मेचर रिएक्शन के दो कंपोनेंट हमें दिखते थे, और पहले भी मैंने चर्चा की कि इन दो कंपोनेंट को क्रिएट करने वाले कंडक्टर्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं कि कौन से कंडक्टर, किन कंडक्टर ने डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया था, किन आर्मेचर कंडक्टर ने क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया था। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि मेन फ्लक्स का डायरेक्शन हमेशा की तरह इधर ही है, मेन फ्लक्स का डायरेक्शन हमेशा की तरह इधर ही है, और डेफिनेटली उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे जो लगेगा वही आपके आर्मेचर रिएक्शन का डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा, क्योंकि मेन फ्लक्स मैग्नेटाइज करना चाह रहा है और उससे उल्टा लग के वो डीमैग्नेटाइज कर रहा है, यानी मेन फ्लक्स के असर को कम करना चाह रहा है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं ना, आर्मेचर कोर, यहाँ दो तरह की चीजें हो रही है। आर्मेचर कोर से बाहर की तरफ आपका जो आर्मेचर फ्लक्स बन रहा है इन दो कंडक्टर्स की वजह से, वो तो इधर जा रहा है, लेकिन कोर के अंदर की तरफ हम लोग गौर करें तो इन दो आर्मेचर कंडक्टर्स की वजह से जो फ्लक्स बन रहा है वो इधर की तरफ बन रहा है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स क्रिएट कर रहा है, आपके मेन फ्लक्स जो एफएम है उसके खिलाफ लग रहा है। उस तरह यहाँ नीचे में भी हम लोग देखें तो आर्मेचर कोर के अंदर की तरफ, आर्मेचर कोर के अंदर, आर्मेचर सिलेंडर के अंदर ये फ्लक्स का डायरेक्शन इधर है, यानी जस्ट डायरेक्टली अपोजिट है आपके मेन फ्लक्स के। ये जो एफडी है ना, आर्मेचर रिएक्शन का, आर्मेचर एमएमएफ का जो डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इसका एमएमएफ इस तरह से बन रहा है इन दो कंडक्टर्स का कि आपके मेन फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में है। आपके मेन फ्लक्स, आपका मेन फ्लक्स जो यहाँ है इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग के ये उसको डीमैग्नेटाइज करना चाह रहा है, इसको डीमैग्नेटाइज करना चाह रहा है। हम लोग देख सकते हैं ना कि ये कंडक्टर्स जो आपके एमएमएफ और उसी तरह के सेम लाइन जो अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही एंगल पे है उसके बीच का एरिया, यानी एरिया एओसी के बीच के कंडक्टर्स और एरिया बी और डी के बीच के कंडक्टर्स ही डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करने वाले हैं। ये चीज बहुत क्लियर यहाँ से दिख जाता है। तो हमने पहचान कर ली कि डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करने वाले कंडक्टर्स कौन से हैं। अब हम लोग देख लेंगे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग को प्रोड्यूस, चाहिए बाकी बचे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करेंगे और कैसे, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इनका जो एमएमएफ बनेगा, इनका जो एमएमएफ बनेगा वो कैसे बनेगा, तो यहाँ भी राइट हैंड कर्व रूल के हिसाब से देखेंगे, क्रॉस है तो इस तरह क्लॉकवाइज सर्कल्स, और इनका जब कंबाइन इफेक्ट होगा तो इस तरह से क्लॉकवाइज सर्कल्स, इस तरह से क्लॉकवाइज सर्कल्स। और हम लोग देखेंगे क्लॉकवाइज सर्कल्स में भी ये डायरेक्शन क्रॉस, हमको हम लोग क्रॉस के अलाउंग यानी इनवर्ट रखेंगे तो देखेंगे आपका क्लॉकवाइज सर्कल्स बन रहा है। क्लॉकवाइज सर्कल्स यानी इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से फ्लक्स, इस तरह से, इस तरह से। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि मेजर पोर्शन जो है आपके आर्मेचर कोर के अंदर वो फ्लक्स का डाउनवर्ड बन रहा है, डाउनवर्ड बन रहा है। जिस तरह यहाँ क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आपके आर्मेचर रिएक्शन का क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो डाउनवर्ड था, तो इसका सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो डाउनवर्ड है। इस तरह इन फ्लक्स का देखेंगे हम लोग तो इनका तो राइट हैंड कर्व रूल के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज सर्कल्स, यानी आपके ए और डी के एरिया में, जैसा पहले हमने देखा था बी और सी के एरिया में, उस तरह ए और डी के एरिया में जो कंडक्टर्स हैं वो भी सर्कल्स में बनाएंगे अपने एमएमएफ को, एमएमएफ का पाथ कंप्लीट होगा। और राइट हैंड कर्व रूल के हिसाब से हम देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज सर्कल्स है, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल्स है, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल्स है। यहाँ भी हम लोग आर्मेचर सिलेंडर के अंदर देखें तो ये डाउनवर्ड है फ्लक्स, फ्लक्स आपका डाउनवर्ड है, फ्लक्स डाउनवर्ड है। देखिए यहाँ पे आपके आर्मेचर रिएक्शन का जो डाउनवर्ड कंपोनेंट है वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग है, यानी हम लोग कह सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि इन कंडक्टर्स जो आपके एरिया बी और सी के बीच में है और एरिया ए और डी के बीच में है, वहां हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि मेन फ्लक्स तो इसी डायरेक्शन में आना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे ये डाउनवर्ड लग रहे हैं। और यही कंडक्ट जाहिर है इन कंडक्टर्स ने जो आपके एरिया बी और सी के अंदर है, इन कंडक्टर्स ने जो आपके एरिया ए और डी के अंदर है, इन्होंने ही ये फ्लक्स प्रोड्यूस किया जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी आपके आर्मेचर रिएक्शन का जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट था जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, उनको प्रोड्यूस करने वाले कंडक्टर्स यही हैं। तो ये कंडक्टर्स रिस्पांसिबल हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के लिए। तो यहाँ हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं और अलग कर सकते हैं कि कौन से कंडक्टर्स आपके आर्मेचर रिएक्शन के डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करने वाले हैं और कौन से कंडक्टर आपके आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करने वाले हैं। अब इनको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर हम लोग एम्पीयर टर्न्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एमएमएफ प्रोड्यूस हुआ और फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस होता है।
इसको हम लोग लिख सकते हैं फ्लक्स फाई, और एमएमएफ हमें पता है एनआई नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, और रिलक्टेंस एस से हम लोग इंडिकेट करते हैं। फर्दर हम लोग जानते हैं कि इसी को हम लोग लिख सकते हैं एनआई एमएमएफ का, और फ्लक्स को हम लोग लिखते हैं 1/μ0 μr L/A। यानी इससे हम लोग जान रहे हैं कि फ्लक्स फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। इसलिए डेफिनेटली यहाँ पे क्या करना है, हमने अब कंडक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लिया, उनके द्वारा प्रोड्यूस की हुई फ्लक्स को भी हम लोग सेपरेट कर लेंगे। और फ्लक्स को सेपरेट करने का मतलब एनआई नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट को सेपरेट करना, और नंबर ऑफ टर्न्स और इनटू करंट में हम लोग बोलते हैं एम्पियर टर्न्स। करंट का यूनिट एम्पियर और टर्न्स तो टर्न्स ही है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एटी यानी एम्पियर टर्न्स। क्योंकि आपको अब निकालना है कि मेन फ्लक्स को डिस्टर्ब करने वाला आर्मेचर फ्लक्स के कौन कौन से कंडक्टर आपके डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को क्रिएट करने वाले हैं, कौन कौन से क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को क्रिएट करने वाले हैं। तो हम लोग फ्लक्स को आइडेंटिफाई करना है, यानी वर्चुअली हम लोग देखें तो हमें एम्पियर टर्न्स को क्लासिफाई करना है। तो कंडक्टर्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम लोग कंडक्टर्स जुड़े हुए एम्पियर टर्न्स को हम लोग आइडेंटिफाई करके सेपरेट कर लेंगे, और इससे हम लोग कंडक्टर्स को तो पहचान ही चुके हैं, इसलिए बहुत आसान है एम्पियर टर्न्स को फाइंड आउट करना कि कौन से डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स है और कौन से क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स है। तो यहाँ आ जाते हैं हम लोग, अब यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कौन सा डीमैग्नेटाइजिंग, कितने डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स हैं, कितने क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स को। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग एज्यूम कर लें कि इस आर्मेचर कोर में टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स Z हैं, तो हम लोग ले सकते हैं, हम लोग कैलकुलेट करेंगे डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स, एम्पियर टर्न्स ये हमें निकालना है, जिसको हम शॉर्ट में ATD बोलते हैं, डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स, ठीक है। तो इन्हें हमें कैलकुलेट करना है। हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि कौन से कंडक्टर्स डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के लिए रिस्पांसिबल है, तो हम लोग देख चुके हैं कि ये आपके सेगमेंट AOC में और सेगमेंट BOD के अंदर जो आने वाले कंडक्टर्स हैं, यानी ये ट्रू थीटा एंगल और ये ट्रू थीटा एंगल जो है इसके अंदर के कंडक्टर्स हैं डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स के लिए रिस्पांसिबल है। तो हम लोग कह सकते हैं सपोज दैट Z इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, ठीक है, और सपोज I करंट ईच कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, कंडक्टर, और हमें पता है कि आपका नंबर ऑफ कॉइल्स में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एक कॉइल एक टर्न में 2 कंडक्टर्स रहते हैं। जो आपका एक कॉइल है ना, इस तरह से जिस तरह से हम लोग कॉइल लेके चलते हैं, AB कंडक्टर CD कंडक्टर, तो ये एक टर्न में 2 कंडक्टर है, कंडक्टर AB कंडक्टर CD, एंड फर्दर इसको एंड कनेक्शन फ्रंट कनेक्शन देके हम लोग इस लूप को कंप्लीट करते हैं, इस टर्न को कंप्लीट करते हैं। मींस एक कॉइल में 2 कंडक्टर्स हैं, तो डेफिनेटली NC अगर नंबर ऑफ कॉइल्स है तो हम जानते हैं 2 into नंबर ऑफ कॉइल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है। अब जो आपका I है ना, इसको अलग लिख लेते हैं, I जो है फिर उस पे हम लोग आ जाएंगे, ये इसको अलग लिख देते हैं, 2 into नंबर ऑफ कॉइल्स इज इक्वल टू Z, ये रिलेशन हमें पता है। और जो आपका I होता है ना, करंट थ्रू ईच आर्मेचर कंडक्टर्स, तो हमने देखा है कि 2 टाइप के वाइंडिंग्स को ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टर्स की प्लेसिंग, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर्स और ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन ऑफ कंडक्टर टू द कम्यूटेटर सेगमेंट, हम लोग क्या करते थे, लैप और वेव वाइंडिंग। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर्स ऑन द आर्मेचर हम लोग 2 पार्ट में मशीन को क्लासिफाई करते थे, वन जिसके आर्मेचर में लैप वाइंडिंग हो, दूसरा जिसके आर्मेचर में वेव वाइंडिंग हो। तो होता क्या था कि जैसे जितने भी कंडक्टर्स हैं, आपको देखते थे कि आपके लैप वाइंडिंग के केस में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स हमें नंबर ऑफ पोल्स के बराबर मिलते थे, और वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स 2 हो जाते थे, कितना भी नंबर ऑफ पोल्स रहे। तो उसके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि एक कंडक्टर से अगर I करंट फ्लो हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि आर्मेचर करंट जो फ्लो हो रहा होगा डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया, इतना करंट फ्लो हो रहा होगा वेव वाउंड आर्मेचर वाले मशीन में, और आर्मेचर करंट बाय P, क्योंकि हमें पता है यहाँ नंबर ऑफ पैरेलल पाथ
पाथ्स पी के बराबर होता है। लैप के केस में ये हो जाएगा लैप वाउंड आर्मेचर के केस में, क्योंकि हम जानते थे कि जैसे हम लोगों ने देखा था एक एग्जांपल, सपोज दैट आपके पास जो मशीन था 32 कंडक्टर्स का, हम लोग एग्जांपल लेके चले थे, उसकी लैप वाइंडिंग हमने की थी, तो देखा था हमें कि लैप वाइंडिंग है, अगर 4 पोल मशीन था तो वहाँ 4 पैरेलल पाथ्स हमें मिलते थे। इसका मतलब इस तरह करके 8 कंडक्टर्स एक पैरेलल पाथ में, इस तरह करके फर्दर 8 कंडक्टर्स एक पैरेलल पाथ में, फर्दर इस तरह 1 2 3 करके 8 कंडक्टर्स एक पैरेलल पाथ में, फर्दर इस तरह 1 2 3 कंडक्टर्स करके 8 कंडक्टर्स एक पैरेलल पाथ में, और इस तरह करके 8 कंडक्टर का 4 पाथ्स हमें मिलता था। यानी हम जानते हैं कि लैप वाइंडिंग में अगर 4 पोल मशीन थी तो हमें पता है कि लैप वाइंडिंग में होता क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होते हैं। यानी जाहिर है अब हमें क्या था, ब्रश अगर हमने लगाया पॉजिटिव ब्रश एंड नेगेटिव ब्रश, तो इन पैरेलल पाथ्स, इस पॉजिटिव नेगेटिव ब्रश के बीच में हमें जो करंट मिल रहा है ना, यही आपका आर्मेचर से होने वाला करंट है। और जाहिर है ये करंट आपके जो टोटल आर्मेचर करंट हमें मिल रहा है वो क्या है, तो आपका टोटल आर्मेचर करंट, तो एक कंडक्टर से होके जाने वाला अगर करंट को हमने निकाले, जैसे एक बार क्लियरली हम देख लेते हैं, जिस तरह अभी मैंने बताया कि हम लोग एग्जांपल लेके चले थे लैप वाउंड जनरेटर का, जो हमने डेवलप डायग्राम बनाया था, वहां हमने 32 कंडक्टर्स का एक एग्जांपल लिया था, वहां हमने क्लियरली देखा था कि एक पैरेलल पाथ में लगभग 8 कंडक्टर्स इस तरह रहते थे, और इस तरह टोटल 32 कंडक्टर्स ये 4 पैरेलल पाथ में, हर एक पैरेलल पाथ में 8 कंडक्टर्स हैं, और इस तरह ये बनता था। और फाइनली यहाँ से आउटर सर्किट के लिए आपका अगर पॉजिटिव ब्रश है, आउटर सर्किट में ले जाने के लिए अगर आपका नेगेटिव ब्रश है, तो इस तरह पैरेलल सर्किट में हम देखते थे। यानी अगर हम उस पूरे मशीन में आईए आर्मेचर करंट फ्लो हो रहा है, तो डेफिनेटली एक पैरेलल पाथ में आईए बाय 4 था इस केस में, क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स p था, नंबर ऑफ पोल्स 4 था। यहाँ पे हमें पता है कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन लैप वाउंड जनरेटर इज नंबर ऑफ पोल्स, तो ये IA बाय p, और इस केस में 4 पोल मशीन है इसलिए IA बाय 4 आता, क्योंकि 4 पैरेलल पाथ्स हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स 4 है। तो इस तरह से तो हम देख सकते हैं कि हर एक कंडक्टर से फ्लो होकर जाने वाला करंट IA बाय p है। उस तरह हमने वेव वाउंड का एग्जांपल लिया था, वेव वाउंड वाले में हमने देखा था कि अगर यही मशीन को वेव वाउंड में करते तो होता क्या कि हमें 2 ही पैरेलल पाथ मिलते और इसमें बहुत सारे कंडक्टर होते। तो इस केस में बाहर ब्रश पे यानी टोटल आर्मेचर करंट अगर IA आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि कंडक्टर से होके गुजरने वाला, ये कंडक्टर जो किसी एक पैरेलल पाथ में आपस में सीरीज में है, इनसे होके गुजरने वाला जो करंट है वो डेफिनेटली IA बाय 2 है, क्योंकि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स यहाँ 2 है। तो हर एक कंडक्टर से होके गुजरने वाला जो करंट I है वो IA बाय 2 होगा वेव वाउंड के केस में, IA बाय p होगा लैप वाउंड के केस में। ठीक है, अब इससे हम लोग डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब है जेड कंडक्टर्स हमारे पास टोटल है इस मशीन में। जाहिर है ये जेड कंडक्टर्स पूरे 360 डिग्री में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे 360 डिग्री के स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इन 360 डिग्री स्पेस वी हैव जेड कंडक्टर्स। ठीक है, तो 1 डिग्री स्पेस में हमारे पास जेड बाई 360 कंडक्टर होंगे। अब हमें करना क्या है, हमने पहचान कर ली है कि डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स कौन से हैं। जाहिर है आपके एरिया, आपके सेक्टर A और C में जो कंडक्टर्स हैं वो डीमैग्नेटाइजिंग हैं, और आपके B और D के अंदर जो कंडक्टर्स हैं वो डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न्स प्रोड्यूस करने वाले हैं, हमें पता है। और ये सेक्टर A और C को कवर करने वाला जो एंगल है ये थीटा 2 थीटा, और अगेन ये थीटा 2 थीटा, ये सब मिलके बन गया 4 थीटा, 2 थीटा AOC और 2 थीटा BOD, यानी 4 थीटा। तो जाहिर है 4 थीटा एंगल ये 2 थीटा, AOC वाला 2 थीटा, और ये BOD वाला 2 थीटा, ये आर्क AC वाला 2 थीटा, ये आर्क BD वाला 2 थीटा, यानी 4 थीटा एंगल के अंदर जितने कंडक्टर्स हैं वो डीमैग्नेटाइजिंग है। तो 1 डिग्री में इतने कंडक्टर्स, तो 4 थीटा एंगल में Z by 360 इंटू 4 थीटा कंडक्टर्स होंगे, और यही कंडक्टर जो है आपके एरिया सेगमेंट AOC और सेगमेंट BOD के अंदर आते हैं। यही तो डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स हैं। अब होगा क्या कि इनसे हमें मिल गया डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स। अब हम लोग क्या कर सकते हैं,
तो डीमैग्नेटाइजिंग टर्न्स निकाल सकते हैं इनसे। तो हमें पता है कि एक टर्न में 2 कंडक्टर्स होंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय 2 हमें टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स मिल जाएंगे। तो ये आपको मिल गए डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स। अब हम लोग निकाल लेंगे, ये थे, ऊपर चाहिए तो लिख लीजिए। ये हमें मिला था क्या, डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स या आर्मेचर कंडक्टर्स। ये हमें मिला था डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर कंडक्टर्स। अब हम लोग निकालेंगे डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर टर्न्स। टर्न्स तो हमें पता है कि Z है तो नंबर ऑफ टर्न्स, तो इस तरह नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हमें निकालना होगा तो हमें Z/2 कर देना होगा। नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हमें निकालना होगा तो हमें Z/2 कर देना होगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू Z/2। तो इससे हमें मिल गया, अब Z/360 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 हमने कर दिया तो हमें टर्न्स मिल गया, डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर टर्न्स। ये हमें डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर टर्न्स मिल गया। अब हमें क्या करना था, तो इसे करंट से मल्टीप्लाई कर देना था, क्योंकि हमें डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न्स को निकालना है। हमें डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न्स को निकालना है, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है फ्लक्स इज इक्वल टू NI, n हमने निकाल लिया, नंबर ऑफ टर्न्स निकाल लिया, अब सिर्फ हमें करंट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पता है कि हर कंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट I है, तो इससे हो गया आपका डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न्स, डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न्स यानी ATD। हमें मिल गया 2 थीटा बाई 360 ZI। और हमें ध्यान में रखना है कि ये जो मिला है हमें, ये 2 पोल मशीन में मिला है, यानी दोनों पोल की वजह से हमने देखा एक 2 थीटा इधर, एक 2 थीटा इधर, यानी हम लोग कह सकते हैं डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न्स पर पोल्स। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न्स, क्योंकि ये 2 पोल मशीन के लिए था, हमें तो जनरलाइज से क्वेश्चन निकालना है जो कितने भी नंबर ऑफ पोल्स के मशीन हो उनके लिए एप्लीकेबल हो, तो हम जाहिर है पर पोल निकाल देंगे, तो हम किसी भी मशीन के लिए उस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। यानी हमें जनरल इक्वेशन निकालना है, इसे जनरलाइज करना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये निकला तो इसी के बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न्स पर पोल। और डेफिनेटली यहाँ पेयर ऑफ पोल्स के लिए निकला था, पर पोल्स के लिए निकालेंगे तो सिंपली इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, यानी ATD यानी डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न्स हो गया थीटा बाय 360 डिग्री, थीटा बाय 360 डिग्री ZI। ये आपका हो गया डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न्स पर पोल। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें ये पता चल गया, तो आराम से अब जब इसके असर को आगे चल के हम लोग देखेंगे कि इसके असर को कैसे हम लोग मिनिमाइज करते हैं आर्मेचर रिएक्शन में, हम लोग कैसे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग के असर को मिनिमाइज करते हैं, मशीन में क्या करके क्रॉस मैग्नेटाइजिंग के असर को मिनिमाइज करते हैं, और डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन के असर को कैसे हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं। वहां क्या होगा कि जब हमें पता चल गया कि कितने कंडक्टर्स और कितना डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हमें NI मिल गया, हमें फ्लक्स मिल गया, कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके इफेक्ट को कंपनसेट करने के लिए हम लोग जो अरेंजमेंट करेंगे, तो चाहिए हमें जरूरत होगी कि कौन से कंडक्टर कितना डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और कितना क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तभी तो उनको एलिमिनेट करने का, उनको खत्म करने का, उनके असर को कम करने का उपाय हम लोग कर पाएंगे। डेफिनेटली हमें अगर पता है कि हमारा नुकसान हो रहा है, तो जाहिर है नुकसान किस तरह का हो रहा है और कितना हो रहा है ये हमें पता होगा, तभी उस नुकसान को दूर करने का हम लोग उपाय कर सकते हैं। तो इसलिए हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितना फ्लक्स डीमैग्नेटाइजिंग क्रिएट हो रहा है। सबसे पहले हमने किया क्या था कि हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन से कंडक्टर रिस्पांसिबल है डीमैग्नेटाइजिंग आपके फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन प्रोड्यूस करने के लिए, और हमने देख लिया कि कितना डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कितना डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न्स। तो ये आपका आ गया डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न्स। अब इसी तरह क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न्स में हम निकाल लेंगे। तो हमें पता है कि एरिया अंडर सेगमेंट BOC के जितने कंडक्टर्स हैं और एरिया अंडर सेगमेंट आपके A और D के अंदर जितने कंडक्टर्स हैं, यही तो रिस्पांसिबल है डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए, यही तो कंडक्टर्स रिस्पांसिबल हैं। तो इनका यूज करके हम डीमैग्नेटाइजिंग
एम्पीयर टर्न्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमने डीमैग्नेटाइजिंग को निकाल लिया, अब हम लोग क्रॉस मैग्नेटाइजिंग को निकालने जाएंगे। तो डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न्स कितने हैं, थीटा बाई 360 इंटू जेड आई। अब हम लोग निकाल लेंगे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न्स। तो हमें क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न्स पर पोल निकालना है। तो हम लोग देख चुके हैं कि एरिया अंडर AOC प्लस एरिया अंडर BOD, इसके अंदर जो कंडक्टर्स थे वो डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स थे। जाहिर है बचे हुए जो कंडक्टर्स हैं, हमने देखा कि जो बचे हुए कंडक्टर्स यानी एरिया अंडर BOC और एरिया अंडर AOD के जो कंडक्टर्स हैं वही क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स थे। ठीक है, तो हम डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न्स निकाल चुके हैं। अगर हम टोटल एम्पीयर टर्न्स अगर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स हमें पता है कि कौन से हैं। जाहिर है टोटल कंडक्टर्स में से इन डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स को हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स कौन से रिस्पांसिबल हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अभी डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न्स को निकाल लिया। अब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न्स को हम लोग निकालेंगे। तो हमें फाइंड आउट करना है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न्स पर पोल, यानी हमें ATC निकालना है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न्स पर पोल। ठीक है, तो इस मशीन में अगर Z टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं तो Z बाई P टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर पोल होंगे। ठीक है, और हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न्स पर पोल। तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर पोल में से अगर हम डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स पर पोल को निकाल देंगे तो जाहिर है हमें क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स पर पोल मिल जाएगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा कि एरिया अंडर सेगमेंट AOC और एरिया अंडर सेगमेंट BOD के बीच में जितने कंडक्टर्स थे वो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाले थे, यानी डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स थे। ठीक है, और उनको हटा देने के बाद जो बाकी बचे कंडक्टर्स थे, हमने देखा कि जैसे एरिया अंडर आपका BOC और एरिया अंडर AOD के अंदर जो कंडक्टर्स थे वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स थे। तो जाहिर है ये डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स में से डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स को हम हटा देते हैं, अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें जो बचा हुआ मिलेगा वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ हमें डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न्स पर पोल निकालना है। तो सबसे पहले कंडक्टर्स के रिस्पेक्ट में हम निकाल सकते हैं। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर पोल पता है, उसमें से डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स पर पोल अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें बचा हुआ जो मिलेगा वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स पर पोल मिलेगा। और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स पर पोल अगर हमें मिल जाएगा तो उससे फर्दर हम लोग क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न्स पर पोल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे क्या, Z अगर टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स है तो डेफिनेटली Z बाई P जो है हमारे पास वो टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स पर पोल है। ठीक है, तो Z बाई P टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स पर पोल है। और पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न्स पर पोल, ये हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और हमारा डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न्स पर पोल आता था थीटा बाई 360 जेड आई, ये डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न्स पर पोल था। ठीक है, अब एम्पीयर टर्न्स है, इसमें से अगर इसको हम डिवाइडेड बाई करंट कर दें, करंट थ्रू ईच कंडक्टर जो आई हम लोग लेके चले थे, तो हमें मिल जाएगा डीमैग्नेटाइजिंग टर्न्स पर पोल हमें मिल जाएगा। जो एम्पीयर है, जो करंट मल्टीप्लाइड है, तो सिर्फ इसे हम I से डिवाइड कर देंगे, I कैंसिल हो जाएगा और अब जो हमें मिलेगा वो डीमैग्नेटाइजिंग टर्न्स पर पोल। तो डीमैग्नेटाइजिंग टर्न पर पोल सिंपली हमारा इतना है। ठीक है, डीमैग्नेटाइजिंग टर्न्स पर पोल मिल गया। अब इससे डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स पर पोल निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर NC है तो एक टर्न में 2 कंडक्टर, यानी नंबर ऑफ टर्न्स में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें Z टोटल मिल जाता है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ टर्न्स मिला हुआ है, हमें कंडक्टर फाइंड आउट करना है। हमें टर्न्स मिला है, हमें कंडक्टर फाइंड आउट करना है, तो सिंपली हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो अब हमें मिल गया क्या, डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स पर पोल। सिंपली हमें करना क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 थीटा बाई 360 डिग्री इंटू जेड। ये हमें मिल गया डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स पर पोल। अब पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर पोल में से डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स पर पोल को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें जो मिलेगा वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स पर पोल था। क्योंकि यहाँ हम लोग मशीन में देख चुके हैं टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स था
ये जो कंडक्टर्स थे वो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते थे, ये जो कंडक्टर्स थे वो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते थे। यानी एरिया अंडर द सेक्टर, एरिया अंडर द सेगमेंट AOC के जो कंडक्टर्स थे और एरिया अंडर द सेगमेंट BOD के जो कंडक्टर्स थे, यही डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाले थे। और इनको अगर हम हटा दें तो जाहिर है रेस्ट बचे हुए जो कंडक्टर्स हैं, जैसे एरिया अंडर BOC और एरिया अंडर AOD के जो बचे हुए कंडक्टर्स हैं, यही तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते थे। यानी टोटल मशीन्स में से डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स को अगर हम हटा दें तो हमें क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स मिल जाएंगे। यानी अगर हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर पोल इतने हैं, इसमें से डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स पर पोल को अगर हम घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स पर पोल पहले मिल जाएगा और कंडक्टर्स पर पोल क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स पर पोल मिल जाएगा। तो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न्स पर पोल। तो इसको कर लेते हैं। तो अब हमें चाहिए क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स पर पोल। तो सिंपली करना क्या है, हमें इसमें से माइनस कर देना है Z/P टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर पोल में से ये डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स पर पोल को माइनस कर देना है, हमें क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स पर पोल मिल जाएगा। ठीक है, इसमें करेंगे क्या, Z को कॉमन ले लेंगे, 1/P 2θ बाय 360 डिग्री। अब डीमैग्नेट हमें क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स पर पोल मिल गया। अब इससे हमें क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न्स पर पोल निकाल देना है। तो सिंपली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग टर्न्स पर पोल इससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हम निकाल सकते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग टर्न्स पर पोल। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स मिल जाता है। ठीक है, यहाँ क्या है, कंडक्टर्स हमें पता है, तो सिंपली कंडक्टर्स से हमें टर्न्स निकालना है, कंडक्टर्स से हमें टर्न्स निकालना है। यानी सिंपली इस कंडक्टर में हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें टर्न्स मिल जाएगा, यानी हमें क्रॉस मैग्नेटाइजिंग टर्न्स पर पोल मिल जाएगा। तो इसमें सिंपली हमें 2 से डिवाइड कर देना है, यानी Z और ये 2 से डिवाइड करने के बाद 1/2P माइनस θ/360 ये डीमैग्नेटाइजिंग टर्न्स पर पोल मिल गया। और सिंपली हमें डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न्स पर पोल निकालना है। तो हम लोग पहले ही लेके चले थे कि I यहाँ करंट थ्रू ईच आर्मेचर कंडक्टर है, तो सिंपली I से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी ZI डिवाइडेड बाय 2P माइनस θ/360 ये हमें मिल गया क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न्स पर पोल, यानी 80C। तो यहाँ हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से कंडक्टर्स डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन को प्रोड्यूस करते हैं, और कौन से कंडक्टर्स क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। और ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो आगे हम लोग इस फर्दर स्टेप्स ले सकते हैं मशीन में आर्मेचर रिएक्शन के असर को मिनिमाइज करने का, क्योंकि हमें पता चल गया कि कौन से कंडक्टर रिस्पॉन्सिबल है डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए, कौन से कंडक्टर रिस्पॉन्सिबल है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए, और कितना क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि हमने एक्चुअली यहाँ फ्लक्स कैलकुलेट किया। एम्पीयर टर्न्स कैलकुलेट करने का मतलब है हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया, क्योंकि हमें पता है phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ni। तो हमें पता है कि किस एक्सटेंट तक डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है, किस एक्सटेंट तक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है। तो आगे फर्दर स्टेप्स ले सकते हैं हम इन दो इफेक्ट्स को, इन आर्मेचर रिएक्शन के असर को मिनिमाइज करने का। मशीन्स में हम लोग अपने सेटिंग्स में और अपने मशीन्स के स्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्शन में हम लोग चेंजेस लाके और इफेक्टिव बना सकते हैं, इन असर को मिनिमाइज कर सकते हैं, आर्मेचर रिएक्शन के असर को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की चीज़ें देखेंगे। थैंक यू।